Dear students, this is Dr. Anjali Avadhia, Professor Physics, Government Nagarjuna PG College of Science, रायपुर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी किसी विद्युत क्षेत्र में गति करते हुए किसी आवेशित कण की गति का विवरण। जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट की जाती है उसके लिए हमको एक विशेष युक्ति लगानी पड़ती है। हमको दो सरफेस लेने होंगे, इनके बीच कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना होगा। एक को हाई पोटेंशियल उच्च विभव पर रखना होगा, दूसरे को लो पोटेंशियल यानी कि निम्न विभव पर रखना पड़ेगा। और जब तक विभवांतर नहीं होगा तब तक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं हो सकती। तो इसके लिए जैसे कि हमने कैपेसिटर संधारित्र के बारे में पढ़ा है, पैरेलल प्लेट, समांतर प्लेट, संधारित्र। तो दो प्लेट्स लेते हैं मेटल की बनी हुई, एक को हम उच्च विभव पर रखते हैं, धनावेशित कर देते हैं पूरी तरह से, और दूसरे को ऋणावेशित कर देते हैं। तो ये जो धन आवेश होते हैं या ऋण आवेश होते हैं, क्योंकि आवेश की प्रवृत्ति होती है कि वो अपना एक प्रभाव क्षेत्र बनाते हैं जिसको हम विद्युत क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो ये जो प्रभाव क्षेत्र बनाते हैं ये विद्युतीय बल रेखाओं के कारण बनाते हैं। तो बल रेखाएं हमेशा धनावेश से ऋणावेश की तरफ गति करती हैं और इसीलिए विद्युत क्षेत्र भी इन्हीं बल रेखाओं की दिशा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो किसी जगह पर अगर विद्युत क्षेत्र ज़्यादा है, इसका मतलब वहाँ बल रेखाओं की संख्या पर यूनिट एरिया बहुत ज़्यादा है, एंड सो ऑन। अब जब कोई आवेश इस विद्युत क्षेत्र में आता है तो आवेश जो कि खुद भी विद्युत बल रेखाएं उत्पन्न करता है, तो वो इन बल रेखाओं के अंतर्गत गति करता है। अब ये एक सिंगल आवेश है, एक कण है, और ये जो विद्युत क्षेत्र हमने जनरेट किया है ये बहुत से आवेशों से जनरेट किया है, तो इसलिए ये ज़्यादा स्ट्रांग होता है और इसलिए ये आवेश को अपने दिशा में, अपने प्रवाह की दिशा में, जिस दिशा में ये ऊर्जा प्रवाहित कर रहा है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर, उस दिशा में इसको अलाइन करने की कोशिश करता है। तो जो धनावेशित कण होता है वो कैथोड की तरफ यानी ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ आकर्षित होगा, क्योंकि आवेश की प्रवृत्ति होती है। और जो ऋणावेशित कण यानी कि मान लीजिए हमने इलेक्ट्रॉन लिया तो वो एनोड की तरफ यानी कि धनावेशित इलेक्ट्रोड की तरफ घूम जाएगा। यानी कि विद्युत क्षेत्र का प्रभाव क्या पड़ रहा है कि वो जो आवेश चल रहा है, मान लीजिए वो एक्स दिशा में एंटर करता है किसी विद्युत क्षेत्र में, तो वो उसकी दिशा को बदल देता है, उसमें विचलन ले आता है उसके पथ में। तो ये एक प्रभाव है जो विद्युत क्षेत्र का किसी भी आवेशित कण पर पड़ता है। दूसरी बात कि विद्युत क्षेत्र को हमने डिफाइन ही इस तरीके से किया है कि ये फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, मतलब एकांक आवेश पर लगने वाला विद्युतीय बल जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण को नापता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि एक बल वो इस आवेशित कण पर लगाता है। बल लगाने की वजह से त्वरण उत्पन्न होता है और वो जो आवेश पहले एक समान गति से एंटर करता है विद्युत क्षेत्र में, जब वो विद्युत क्षेत्र में गति करता है तो उसकी गति जो है वो त्वरित गति हो जाती है, तो वो त्वरण उत्पन्न करने का काम करता है। ये दूसरा प्रभाव हुआ विद्युत क्षेत्र का। इन दोनों ही प्रभावों के उपयोग से कई तरह के उपकरण बनाए गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, उनके बारे में भी हम इस दौरान चर्चा करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि ये जो विद्युत क्षेत्र हमने सेटअप किया है और इसमें एक धनावेशित कण एंट्री कर रहा है। ये धनावेशित कण एक्स दिशा में एक समान वेग से गति करता हुआ अंदर आ रहा है, इस पर कोई भी बल नहीं लग रहे हैं। तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि ये कण जब एंट्री लेता है तो एक्स दिशा में गति कर रहा होता है, इस पर कोई बल नहीं लगता है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी इसकी होती है और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से, मतलब नियत वेग से गति करता है। नियत वेग से गति करने की वजह से इस पर कोई त्वरण नहीं होता है। तो ये एक्स दिशा में इसका वेग जो है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी एक्स दिशा में सेम रहती है। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर हम वेग बराबर दूरी बटे समय का फॉर्मूला उपयोग में ला सकते हैं, क्योंकि किस तरह का त्वरण नहीं है, त्वरण शून्य है, न्यूटन के गति के नियम का उपयोग करते हैं, तो v = d/t से हम ये निकाल सकते हैं कि वेग कितना है। अगर हमको वेग ज्ञात है तो हम समय निकाल सकते हैं। यहाँ ये बात ध्यान देने योग्य है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रही है, कण के चलने की दिशा के लंबवत दिशा में चल रही है, और आप देख रहे हैं कि आवेश धीरे धीरे ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ घूमता चला जा रहा है, तो ये उसकी गति का पथ है।
और एक बल जो है वो धन से ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर इसको लगातार उस तरफ झुकने पर कंपेल कर रहा है, बल लगा रहा है, और इस बल के प्रभाव से ही वो कण जो है वो झुकता चला जा रहा है, एक्स दिशा में डिफ्लेक्ट होता चला जा रहा है। साथ ही इसमें एक त्वरण भी उत्पन्न हो रहा है इस बल की वजह से। तो अब हम देखेंगे ये त्वरण किस दिशा में उत्पन्न होगा। तो त्वरण उसी दिशा में उत्पन्न होगा जिस दिशा में बल लग रहा है। तो बल लग रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, वाई दिशा में, तो वाई दिशा में इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। वाई दिशा में एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगने की वजह से त्वरण उत्पन्न होगा, क्योंकि ये बल जो है संतुलित नहीं किया जा रहा है बाकी बलों के द्वारा, तो एक त्वरण उत्पन्न हो रहा है। और इस त्वरण का मान कितना होगा, तो हमको पता है कि त्वरण जो होता है उसको न्यूटन के नियम से हम डिफाइन करते हैं। जड़त्वीय बल जो है मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण के बराबर होता है, और जो विद्युतीय बल है वो Q इंटू E के बराबर होता है। तो ये दोनों बल जब है एक समान गति करने लगता है आवेश किसी विद्युतीय क्षेत्र में, तो ये दोनों बल आपस में संतुलन बनाते हैं। तो मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू Q इंटू E। तो यहाँ से हम त्वरण निकाल सकते हैं कि y दिशा में कितना त्वरण काम करेगा। तो अगर बल Q इंटू E लग रहा है तो त्वरण जो है वो Q इंटू E बाई M के बराबर त्वरण काम करेगा, और इस त्वरित गति से y दिशा में Vy वेग से कण जो है वो चलता चला जाएगा। अब हमको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अभी विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कण में वेग के दो घटक उपस्थित हैं, एक x दिशा का घटक जो नॉन ज़ीरो है और एक y दिशा का घटक जो विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न हुआ है। लेकिन विद्युत क्षेत्र में ट्रैवल करने का टाइम आवेश समान लेता है, मतलब x और y दिशा से आवेश के चलने का समय नहीं बदलता और वो एक निश्चित समय में इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस कर जाता है। तो x दिशा में भी वेग उतना ही है जितना कि x दिशा में भी समय उतना ही लगता है जितना कि y दिशा में, मतलब समय जो है इंडिपेंडेंट है डायरेक्शन से। अब हम कुछ कैलकुलेशंस करना चाहते हैं नेचुरली कि अगर किसी निश्चित वेग से कोई कण किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से बना हुआ है जिसके प्लेटों की लंबाई जो है वो 65 nm है। इसके प्लेटों के बीच की दूरी जो है वो 50 mm है, 50 मिलीमीटर, और इसके जो प्लेट्स हैं उसके बीच में 150 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न किया गया है। और इस तरह के एक इलेक्ट्रिक फील्ड में इन दोनों प्लेटों के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया है उसके बीच एक इलेक्ट्रॉन है। अब ध्यान दीजिएगा कि अभी हमने इलेक्ट्रॉन कहा है, मतलब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, तो नेचुरली ये धनात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ गति करेगा, ऊपर की तरफ उठेगा और धनात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ गति करेगा। यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इट इज़ मच स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फील्ड, और इलेक्ट्रॉनिक मास बहुत कम 10⁻31 kg के ऑर्डर का होता है। इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि अभी जो इलेक्ट्रॉन चल रहा है उस पर किसी भी तरह की ग्रेविटी काम नहीं कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंतर्गत काम कर रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक समान वेग से जो कि x दिशा में गति करता हुआ आ रहा है, और इसके वेग का मान है 9 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो हमको वेग पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दूरी तक काम कर रहा है वो लंबाई पता है, डिस्टेंस हमको पता है दोनों प्लेटों के बीच, और इनके बीच लगने वाला विभवांतर भी हमको पता है। इन डेटा के आधार पर हम निकाल सकते हैं कि उस इलेक्ट्रॉन में y दिशा में कितना त्वरण उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट्रिक फील्ड को पार करने में कितना समय लगेगा, इलेक्ट्रॉन का डिफ्लेक्शन जो हो रहा है y दिशा में, y एक्सिस में जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, y दिशा में जो बल काम कर रहा है उसकी वजह से ये डिफ्लेक्शन कितना होगा, किस वेग से y दिशा में इलेक्ट्रॉन गति करेगा, और किस एंगल पर यह मुड़ जाएगा, डिफ्लेक्शन का एंगल कितना होगा। तो ये सारी जानकारियाँ हम इस जानकारी के आधार पर जो हमारे पास है निकाल सकते हैं। तो ये सारी जानकारियाँ निकालने के लिए एक के बाद एक हम फॉर्मूला देखते हैं। तो सबसे पहले हम निकालना चाहते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन पर y दिशा में कितना त्वरण कार्य करेगा। तो हमको पता है कि त्वरण जो है QE/m होता है। अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज Q रखा है और फील्ड की स्ट्रेंथ E है तो त्वरण का मान जो है वो QE/m होता है। E तो हमको नहीं पता है, लेकिन हमको पता है वोल्टेज और हमको पता है
डिस्टेंस जिसके बीच में, प्लेटों के बीच का डिस्टेंस जिसके बीच में 150 वोल्टेज लगा हुआ है और ये डिस्टेंस 50 mm है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसका मैग्नीट्यूड माइनस ग्रेडियंट ऑफ V पोटेंशियल से दिया जाता है। ग्रेडियंट मीन्स होता है dV/dr, या अगर हम कहें साधारण शब्दों में तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमको वोल्टेज भी पता है, डिस्टेंस भी पता है, आवेश भी पता है, इलेक्ट्रॉनिक आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम, और साथ ही हमको इलेक्ट्रॉन का मास भी पता है 9.1 × 10⁻31 kg। तो ये सब मान रखने पर हमको मिलता है त्वरण। त्वरण का मान होता है 5.3 × 10⁻14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बहुत ज़्यादा त्वरण उत्पन्न होता है इलेक्ट्रॉन में जब वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर 150 वोल्ट के इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर मूव करता है। दूसरी चीज़ जो हम निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस करने में इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगता है। तो एक्स दिशा में कोई बल नहीं लग रहा है, एक्स दिशा में कोई त्वरण काम नहीं कर रहा है, और हमने पहले ही कह दिया है कि समय जो है वाई दिशा में अगर बल काम भी करने लगता है तो समय पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो वेलोसिटी इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक्स दिशा के लिए ये फॉर्मूला है, ये टाइम सेम रहेगा चाहे एक्स दिशा की बात करें चाहे वाई दिशा की। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी एक्स दिशा में हमको पहले से ही पता है। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट जो है 65 mm है, 65 mm, सॉरी, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स नहीं बल्कि प्लेट्स की लंबाई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी देर में तय करेगा ये प्लेटों की लंबाई पर ही डिपेंड करेगा। उतनी दूर तक ही इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा जितनी दूर तक जो प्लेट्स हैं वो उनकी लंबाई है। तो प्लेट की जो लंबाई है वो 65 mm है। तो टाइम जो हो जाएगा वो 65 × 10⁻³ मीटर डिवाइडेड बाय 9 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, जो कि एक्स दिशा में वेग है। तो d/v से हम फॉर्मूला निकालते हैं, टाइम निकालते हैं 7.2 × 10⁻9 सेकेंड। तो ये इतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन जो है 10⁻9 सेकेंड के ऑर्डर का समय लगेगा और इलेक्ट्रॉन पास हो जाएगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड से। अब एक क्वेश्चन उठता है कि डिफ्लेक्शन कितना होगा, वाई दिशा में एक्स एक्सिस से कितना दूर इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, कितना डिफ्लेक्शन उसमें आ जाएगा अगर उसमें वाई दिशा में त्वरण उत्पन्न होता है। तो अगेन हम न्यूटन का गति का नियम लगाते हैं, पाथ वाला, दूरी तय करने वाला, S = ut + ½ at²। अब क्योंकि दूरी वाई दिशा में तय की गई है इसलिए इसको हम डेल्टा वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इज़ इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन 0 है, इसलिए VIT वाला जो टर्म है वो 0 हो जाएगा। सिर्फ बचेगा ½ at² वाला टर्म। एक्सेलरेशन हमने पहले कैलकुलेट कर लिया है, टाइम भी हमने पहले ही इस फील्ड के लिए कैलकुलेट कर लिया है। तो इन दोनों का मान हम रखते हैं तो डेल्टा वाई की वैल्यू आ जाती है 1.37 × 10⁻² मीटर। तो इतनी दूरी पर वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, एक्सिस से इतना दूर चला जाएगा इलेक्ट्रॉन। फिर क्वेश्चन उठता है कि वाई दिशा में वेग जो है उसका मान कितना होगा। तो ये भी हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि हमको मालूम है न्यूटन का जो 3rd लॉ है, गति का तीसरा नियम, कि फाइनल वेलोसिटी का वर्ग जो है वो बराबर होता है इनिशियल वेलोसिटी का वर्ग प्लस 2a × चली गई दूरी s। इनिशियल वेलोसिटी वाई दिशा में 0 है, फाइनल वेलोसिटी वाई दिशा में हमको निकालना है और वाई दिशा में जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो v फाइनल जो होगा v² = 2a डेल्टा वाई होगा। a और डेल्टा वाई का मान रखते हैं, अंडर रूट निकालते हैं तो हमको vy मिल जाता है, फाइनल वेलोसिटी जिस वेग से y दिशा के घटक का मान होगा, वेग का मान। तो ये हो जाता है 3.8 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। मतलब वो x दिशा में 9 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड वेग से आया था, y दिशा में वेग 0 था, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज चलता है तो y दिशा में उसका वेग 0 से बढ़कर 3.8 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि y दिशा में उस पर बल और त्वरण काम करने लगते हैं। अब हम दिशा भी निकाल सकते हैं कि किस दिशा में वो इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट होकर जाएगा। दिशा जानना इसलिए ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉन जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर जाता है तो हम उसको डिटेक्ट करना चाहते हैं, तो हमको उसकी दिशा का भी अंदाज़ा होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन किस दिशा में बाहर जाएगा।
तो ये जानने के लिए हम सिंपली वेगों के सदिश योग का नियम लगाते हैं, क्योंकि वेग सदिश होते हैं। x दिशा में वेग के घटक का मान हमको मालूम है, y दिशा में वेग के घटक का मान हमको मालूम है, तो हम एक ट्रायंगल बनाते हैं और इस ट्रायंगल के नियम से हम वेगों को जोड़ते हैं और हमको जो परिणामी वेग है, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, वो दिख जाती है। इस के डायगोनल, इस ट्रायंगल के डायगोनल के दिशा में वेग होगा फाइनल, और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो √v(y² + vx² के बराबर होगा। तो रिजल्टेंट जो होता है इन दोनों का वो 9.8 × 10⁶ मीटर/सेंटीमीटर हो जाता है। इसका मतलब कि रिजल्टेंट वेग जो है x दिशा में वेग से ज़्यादा बढ़ जाता है, जो y दिशा का योग इसमें जुड़ जाता है। और जो दिशा है वो निकालते हैं, नेचुरली जो परिणामी वेग की दिशा होगी वही इलेक्ट्रॉन की दिशा होगी, उसी दिशा में इलेक्ट्रॉन फील्ड से बाहर निकलने के बाद चलेगा। तो ये दिशा अगर हम अल्फ़ा एंगल लेते हैं v और vx के बीच में, तो tan अल्फ़ा जो हो जाएगा vy/vx। तो vy/vx ये मान हम रखते हैं, तो tan इनवर्स अल्फ़ा का मान हमको 0.422 मिलता है। तो इस तरीके से हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी आवेश के चलने पर उससे रिलेटेड सारे पैरामीटर्स जो है निकाल लेते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज के चलने पर हमको दो चीज़ें पता चल रही हैं। एक तो उसकी दिशा बदल जाती है, मतलब एक लेंस की तरह ये काम करता है। हमने अभी तक यही देखा था कि जब लाइट किसी लेंस पर पड़ता है तो उसकी दिशा बदल जाती है। अब हम ये देख रहे हैं कि जब आवेश किसी इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजरता है तो उसकी दिशा बदल जाती है। तो पहला काम करता है कि दिशा बदल देता है, क्योंकि वो उस पर अपने फील्ड के डायरेक्शन में उसको घुमाने की कोशिश करता है, मूव करने की कोशिश करता है। और दूसरी चीज़ कि उस पर एक त्वरण, वो बल लगाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से उसको घुमाने के लिए, और ये जो बल है इसकी वजह से एक्सेलरेशन या त्वरण उत्पन्न हो जाता है, उसकी एनर्जी बढ़ जाती है इलेक्ट्रॉन की। तो अगर हमको हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, जैसा कि कुछ पार्टिकल फिज़िक्स के कुछ एक्सपेरिमेंट्स में हमको चाहिए होते हैं, तो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का उपयोग किया जाता है। और इसी पर हम आगे बात करने जा रहे हैं कि लीनियर एक्सेलरेटर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल करके हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स कैसे प्राप्त किए जाते हैं। उस उपकरण का नाम है लीनियर एक्सेलरेटर। लीनियर एक्सेलरेटर का सिद्धांत यही है कि जब किसी आवेशित कण को किसी विद्युत क्षेत्र से गुजारा जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा त्वरण और बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी जनरेट हो जाती है। तो मेन चीज़ इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारना मतलब पोटेंशियल डिफरेंस से गुजारना। तो उसको बार बार अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, वहाँ से गुजारते हैं, थोड़ी दूर चलने के बाद फिर अगली बार फिर से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं, वहाँ से गुजारते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते चले जाते हैं और आवेश जो है उसकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती चली जाती है। तो अगर हम देखें कि ऐसी युक्ति कैसे बनाई जाती है, तो बहुत सारे मेटेलिक ट्यूब्स लिए जाते हैं। ये कोएक्सियल होते हैं, मतलब इनका केंद्र एक ही रेखा के ऊपर स्थित रहता है। और इन की खासियत ये होती है कि इनकी लंबाई, एक निश्चित लंबाई ली जाती है एक कैलकुलेशन के आधार पर कि इलेक्ट्रॉन त्वरित होने के बाद कितनी दूरी तय करेगा। तो निश्चित रूप से पहली बार जब त्वरित होगा तो पहले ट्यूब से ज़्यादा लंबाई तय करेगा, तो दूसरा ट्यूब की लंबाई उससे ज़्यादा होती है, तीसरे ट्यूब की लंबाई और ज़्यादा, क्योंकि वो दूसरी बार भी त्वरित हो गया है दूसरे से तीसरे ट्यूब में जाने के दौरान। तो इस तरीके से इनकी लंबाइयों का अनुपात जो होता है वो बाकायदा कैलकुलेट करके हम बढ़ाते चले जाते हैं। और दूसरी खासियत होती है कि इन ट्यूब्स को ऑल्टरनेटिवली, एक पॉजिटिव होगा तो फर्स्ट अगर पॉजिटिव होगा तो सेकंड नेगेटिव होना चाहिए, सेकंड नेगेटिव है तो थर्ड अगेन पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा इसलिए कि हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं। तो नेचुरली इन जो ट्यूब्स हैं इनमें एक फेज़ डिफरेंस होना चाहिए, अपोजिट फेज़ में होना चाहिए। जो कॉन्जिक्यूटिव एकांतर क्रम में जो ट्यूब लगे हुए हैं एक दूसरे के अपोजिट फेज़ में होना चाहिए। तो इन ट्यूब्स को हम हाई फ्रीक्वेंसी, लगभग 3000 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी के AC वोल्टेज से जोड़ देते हैं। तो इस AC वोल्टेज में जो लगातार दो ट्यूब्स हैं वो अलग अपोजिट फेज़ में हों, इसका ध्यान रखने के लिए हम जो 1, 3, 5 ऐसे ऑड नंबर के ट्यूब्स हैं उनको एक फेज़ से जोड़ते हैं, और 2, 4, 6 ऐसे इवन नंबर के ट्यूब्स हैं इनको उसके अपोजिट फेज़ में जोड़ देते हैं। तो लगातार एकांतर क्रम में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। और इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कहाँ पर होते हैं? ट्यूब के भीतर एक्सेलरेट नहीं होते, ये उस समय एक्सेलरेट होते हैं जब इस पोटेंशियल डिफरेंस, दो ट्यूब के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है, जब वो उसको क्रॉस करते हैं
तब वहाँ पर ये एक्सेलरेट होते हैं। यहाँ पर एक ख़ास बात ये है कि इस दौरान जब वो ओपन एटमॉस्फेयर में ट्यूब के बाहर निकले और दूसरे ट्यूब के भीतर जाने वाले हैं, ओपन एटमॉस्फेयर में हो सकता है वो किसी भी दिशा में मूव करने लग जाएं, बाहर की तरफ चले जाएं। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाया है, पोटेंशियल डिफरेंस हमने लगाया है ट्यूब्स के बीच में, तो ये खुद एक इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंस की तरह काम करते हैं। जैसे लेंस जो है प्रकाश को मोड़कर फोकस पर ले आता है, वैसे ही ये चार्ज पार्टिकल को रिफ्लेक्ट करके वापस एक्सिस की तरफ ले आता है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग या लेंस की तरफ भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड काम करता है, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। क्योंकि किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंस वाली जो प्रक्रिया है ये होना बहुत ज़रूरी है। ये फोकसिंग अगर नहीं होगी तो हमको इलेक्ट्रॉन बीम कभी भी प्राप्त नहीं होगी, और बिना इलेक्ट्रॉन बीम के प्राप्त हुए हम किसी भी तरह का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम जो आता है, जैसा हमने बात की रेडियल फोकसिंग की, मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो एक्सेलरेट हो रहे हैं वो सिलेंडर के एक्सिस पर ही आकर, रेडियस पर ही आकर रेडियली फोकस हो जाएं और उस एक्सिस पर आ जाएं। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंस का काम होता है, जैसा कि हमने डिस्कस किया। साथ ही हमारे लिए ये भी ज़रूरी है इस लीनियर एक्सेलरेटर के काम करने के लिए कि जो ऑल्टरनेट ट्यूब्स हैं इनमें फेज़ की फोकसिंग हो, मतलब कि चार्ज पार्टिकल जो है वो सक्सेसिव गैप्स में जब पहुंचता है तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस उनके बीच होना चाहिए। एक प्लस है तो दूसरा माइनस, दूसरा माइनस है तो अगला प्लस, एंड सो ऑन। तो फेज डिफरेंस को कांस्टेंट बनाए रखना, तो ये दो चैलेंजेस हैं। इनको अगर हम ठीक कर लेते हैं तो हमारा लीनियर एक्सेलरेटर जो है बहुत एफिशिएंटली काम करता है। और जैसा कि हमने बात की थी कि लेंथ हमको प्रॉपर लेनी पड़ती है ट्यूब्स की, क्योंकि हर बार एक गैप से गुज़रने के बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेलरेट हो जाता है, तो वो ज़्यादा दूरी तय करेगा। तो उस लेंथ को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन कि कितनी फ्रीक्वेंसी है जो हमने एसी ऑसिलेटर लगाया है, एसी फील्ड लगाया है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितना मास और चार्ज है उस पार्टिकल का जिसको हम एक्सेलरेट करना चाहते हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है जिस समय हमने उसको इंजेक्ट किया था उस दौरान, और साथ ही कितना पीक वोल्टेज है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है ट्यूब्स के बीच में। ये सब चीज़ें अगर हमको पता है तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम एन का मान बदलते चले जाते हैं और पहली ट्यूब, दूसरी ट्यूब, तीसरी ट्यूब, इन सब की लंबाई हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला जो उपकरण जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रॉन गन। ये भी इलेक्ट्रिक चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में गति करने के फिनोमेना पर आधारित होता है। तो इसमें भी एक कैथोड होता है जो कि इलेक्ट्रॉन एमिट करता है, और एक एनोड होता है जो कि हाई पॉजिटिव पोटेंशियल पर होता है। ये उन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, साथ ही फोकसिंग का काम भी करता है जैसा हमने डिस्कस किया, और एक इलेक्ट्रॉन बीम के रूप में हमको इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं। और जब ये एक वैक्यूम ट्यूब के भीतर ये पूरा सेटअप होता है, उस वैक्यूम ट्यूब के एक कॉर्नर पर जहाँ ये इलेक्ट्रॉन बीम पड़ता है वो फ्लोरोसेंट होता है, फ्लोरोसेंट पाउडर उस पर कोट किया हुआ रहता है। उससे टकराने पर हमको पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन बीम का स्पॉट कहाँ पर पहुँचा है। तो क्योंकि ये कैथोड से निकलने वाली किरणें थी, उस समय तक इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था जब ये युक्ति बनी थी, तो इसलिए इन्हें कैथोड रे कहा गया, लेकिन वास्तव में ये इलेक्ट्रॉन की रे ही है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक प्रॉब्लम ये है कि बहुत हाई टेंशन बैटरीज़ का उपयोग करना पड़ता है, हाई टेंशन वोल्टेज हमको लगाना पड़ता है। यहाँ पर भी आप देखिए कि कैथोड और एनोड के बीच लगभग 3000 वोल्टेज हमको देना पड़ता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन गन है इसका उपयोग हम CRO में भी करते हैं। CRO में इलेक्ट्रॉन गन तो एक चीज़ हो गई जो कि इलेक्ट्रॉन बीम को जनरेट करती है। अब इस बीम को भी डिफ्लेक्ट करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड का अगेन उपयोग करते हैं। तो CRO भी इसी सिद्धांत पर काम करता है, मूविंग चार्ज इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम देखते हैं कि ये जो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है इसमें एक इलेक्ट्रॉन गन के साथ साथ कुछ डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स भी होती हैं, X और Y प्लेट्स भी होती हैं, और फ्लोरोसेंट स्क्रीन भी इसमें
होती है। अगर हम ब्लॉक डायग्राम देखें तो इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले कैथोड होता है। कैथोड को एक हीटिंग फिलामेंट की सहायता से गर्म किया जाता है, उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्रिड पर पड़ते हैं। ग्रिड जो है नेगेटिव पोटेंशियल पर होता है ताकि वो इलेक्ट्रॉन को किसी बाहर की तरफ जाने से रोक सके। तो नेगेटिव पोटेंशियल रिपेल करता है इलेक्ट्रॉन को और वापस एनोड की तरफ बीम के फॉर्म में, फाइन बीम के फॉर्म में जाने के लिए कंपेल करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को वो एनोड की तरफ भेजता है। और क्योंकि जो स्पॉट हमको मिलता है CRO ट्यूब के एंड पे, ब्राइट स्पॉट मिलता है, उसकी ब्राइटनेस इस बात पर डिपेंड करती है कि ये जो ग्रिड है ये कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके एक लाइन में ला सकता है। तो जो ब्राइटनेस वाला नॉब होता है वो वास्तव में ग्रिड से जुड़ा होता है। इसके बाद 2 एनोड्स होते हैं, एक कम पॉजिटिव और एक उससे भी ज़्यादा पॉजिटिव। तो एक को हम फोकसिंग एनोड कहते हैं, जो फोकसिंग का काम करता है, बीम को शार्प फाइन ट्यूनिंग करने का काम होता है। तो जो फाइन बीम हमको लाने के लिए जो नॉब जुड़ा हुआ होता है वो इस एनोड से जुड़ा हुआ होता है। और एक एक्सेलरेटिंग एनोड होता है जो एनर्जी को बढ़ाने के लिए ये काम में आता है। इसके अलावा वाई प्लेट जो वाई डायरेक्शन में फील्ड लगाते हैं, एक्स प्लेट जो एक्स डायरेक्शन में फील्ड लगाते हैं। और ये एक वैक्यूम ट्यूब के भीतर होता है ये पूरा सेटअप, और लास्ट में फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती है। तो यहाँ पर अगर हम अलग अलग कंपोनेंट्स का काम देखें तो जो फिलामेंट है वो कैथोड को हीट करने के काम आता है। कैथोड जो है वो थर्मियोनिक एमिशन करता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करता है। जो ग्रिड है वो येलो टेक्स्ट बॉक्स में आप देख रहे हैं कि ग्रिड जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल पर होता है। ये इलेक्ट्रॉन को डिफ्लेक्ट करता है एनोड की तरफ और ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को एनोड की तरफ भेजने का काम करता है। जो 2 एनोड हैं, एक फोकसिंग एनोड कहलाता है पहला वाला, ये इलेक्ट्रॉन बीम को फाइन करने के, पतला बनाने के लिए काम आता है। और जो एक्सेलरेटिंग एनोड है वो क्योंकि इस दौरान इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण उसकी एनर्जी कम हो सकती है तो उसकी एनर्जी को बढ़ाने के काम आता है। इसके अलावा जो वाई प्लेट है वो वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर सकती है इलेक्ट्रॉन को। वाई प्लेट पर ही हम कोई भी एक्सटर्नल सिग्नल देते हैं तो जैसा सिग्नल मिलता है वैसा ही इलेक्ट्रॉन मूव करता है। और जो एक्स प्लेट है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन बीम को डिफ्लेक्ट करती है। एक्स प्लेट पर हमेशा एक सॉटूथ वेव, जो ट्रायंगुलर वेव्स होती हैं, वो सिग्नल इसमें दिया जाता है। इसको टाइम बेस्ड सिग्नल हम कहते हैं। और इसके कारण ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है ये पूरे के पूरे फ्लोरोसेंट स्क्रीन को स्कैन कर लेती है। तो पूरे स्क्रीन पर हमको इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है, ब्राइट स्पॉट का मूवमेंट हमको दिखाई देता है। अब एक चीज़ और है कि ये जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? हम खाली ग्लास क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि खाली ग्लास पर जब इलेक्ट्रॉन हिट करता है तो हमको कोई ब्राइट स्पॉट नहीं दिखता, हमको पता भी नहीं चलेगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर किस जगह पर स्क्रीन में है। तो इलेक्ट्रॉन को विजुअलाइज करने के लिए हमको फ्लोरोसेंट स्क्रीन की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर हमारे पुराने CROs में जिंक सल्फाइड का यूज़ किया जाता था फ्लोरोसेंट सॉल्ट के रूप में, और इसीलिए इस पर जब इलेक्ट्रॉन बीम पड़ती थी तो ग्रीन कलर, ग्रीन फ्लोरोसेंस इससे एमिट होता था। इसके अलावा क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब स्क्रीन को लगातार हिट करते हैं तो हम नहीं चाहते कि इलेक्ट्रॉन वहाँ पर एक्यूमुलेट हो, हम उनको ग्राउंड करना चाहते हैं। तो इसके लिए ग्रेफाइट का एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर लगा दिया जाता है, ग्राउंडिंग इलेक्ट्रोड लगा दिया जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन स्क्रीन को हिट करने के बाद सीधे ग्राउंड हो जाते हैं, वहाँ पर एक्यूमुलेट नहीं होते। तो इस तरीके से ये CRO काम करता है। अब CRO में चाहे इलेक्ट्रॉन गन में हमने बात की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग की, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ये भी एक कार्य है कि वो एक लेंस की तरह काम करता है। तो पार्टिकल फोकसिंग की बहुत ज़्यादा हमको ज़रूरत पड़ती है। कैथोड रे ट्यूब जो टीवी पिक्चर ट्यूब होती है उसमें हम स्क्रीन पर फाइन स्पॉट हमको बनाना होता है ताकि हमने देखा है कि इल्यूमिनेशन जो हो वो प्रॉपर उसी स्पॉट पर हो जिस स्पॉट पर हम चाहते हैं। और इसलिए इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको सही एंगल पर डिफ्लेक्ट किए जाने की ज़रूरत होती है। सही एंगल पर डिफ्लेक्ट करना मतलब उनके डायरेक्शन को बदलना, और ये काम जो होता है ये लगभग उससे मिलता जुलता है जैसे कि ऑप्टिकल सिस्टम्स में लाइट रे को लेंस बेंड करते हैं। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को एक लेंस की तरह जब कार्य करता है इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंस हम कहते हैं। और ये लेंस कहाँ पर होता है? ये लेंस होता है उस गैप में
जहाँ दो इलेक्ट्रोड के बीच का जो गैप होता है वो एरिया एक लेंस की तरह काम करता है। तो चित्र में हम देख सकते हैं गैप्स को ही दिखाया गया है सर्कुलर लाइन से, क्योंकि अगर हम इस के भीतर ये जो गैप है यही लेंस की तरह काम कर रहा है। तो एक इलेक्ट्रोड है, सबसे पहला इलेक्ट्रोड, फिर दूसरा इलेक्ट्रोड, फिर तीसरा इलेक्ट्रोड। पहले और दूसरे इलेक्ट्रोड के बीच में भी गैप है, दूसरे और तीसरे इलेक्ट्रोड के बीच भी गैप है। पहले और दूसरे इलेक्ट्रोड के बीच जो गैप है, तो यहाँ पर हमको मालूम है कि जो बल रेखाएं हैं वो हमेशा प्लस से माइनस की ओर चलती हैं। तो पहले इलेक्ट्रोड का वोल्टेज हाई है और दूसरे इलेक्ट्रोड का वोल्टेज उससे कम है, तो बल रेखाएं प्लस से माइनस की दिशा में चल रही हैं। तो मैकेनिज़्म क्या है फोकसिंग का? तो हम देखते हैं कि इस गैप के पहले इलेक्ट्रोड से बाहर निकलने के दौरान जो गैप शुरू होता है जहाँ पर, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो त्वरित होता है। तो ये जो है वर्टिकली किसी भी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि बल रेखाएं जो हैं वो एक निश्चित दिशा में गति कर रही हैं, ये बल रेखाएं इलेक्ट्रिक फील्ड की बल रेखाएं हैं, ये बल लगाती हैं और उस इलेक्ट्रॉन को वापस एक्सिस की दिशा में मोड़ देती हैं। तो इस दौरान उस इलेक्ट्रॉन पर एक इम्पल्स काम करता है। इम्पल्स मतलब फोर्स इनटू द टाइम ड्यूरिंग विच द फोर्स इज एक्टिंग, कितने देर तक वो बल जो है वो उस कण पर काम कर रहा है। तो ए बिंदु पर एक इम्पल्स काम करता है जो उसको एक्सिस की तरफ वापस लाने की कोशिश करता है। जब गैप ख़त्म होता है, मतलब दूसरे इलेक्ट्रोड में वो एंटर करने वाला रहता है, यहाँ पर अगेन पॉइंट बी है, वहाँ से पर भी इलेक्ट्रॉन को डिफ्लेक्ट होना पॉसिबिलिटी है कि वो डिफ्लेक्ट हो जाए, एक्सिस से दूर हट जाए। यहाँ पर भी बी बिंदु पर भी उस पर एक इम्पल्स काम करता है, फोर्स इनटू टाइम। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो गया है तो ए बिंदु पर वो ज़्यादा देर रुकता है क्योंकि कम एक्सेलरेटेड था, बी बिंदु पर उससे कम देर रुकता है। तो देयर इज़ अ नेट डिफरेंस बिटवीन द इम्पल्सेस एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। नेट इम्पल्स जो है वो किस दिशा में है? एक्सिस की दिशा में, क्योंकि ए पर इम्पल्स बड़ा है, बी पर इम्पल्स छोटा है। तो इस वजह से जो इम्पल्स है वो कहाँ पर काम कर रहा है? गैप में काम कर रहा है, और ये लेंस की तरह काम कर रहा है और इलेक्ट्रॉन को एक्सिस के डायरेक्शन में फ़्लो करने के लिए कंपेल कर रहा है। इसी तरीके से हम ये देख सकते हैं कि जो दूसरे गैप पर इलेक्ट्रॉन आता है, अब दूसरे गैप में ये हो सकता है कि सेकेंड इलेक्ट्रोड के कंपैरिजन में जो अगला इलेक्ट्रोड है वो हाई है, और ऐसा होता ही है। जो फोकसिंग इलेक्ट्रोड है उसे हायर वोल्टेज पर जो एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रोड है वो रखा जाता है। तो इसलिए जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो अपोजिट है। यहाँ पर जो सी बिंदु पर इम्पल्स काम करेगा वो बाहर की तरफ एक्सिस से दूर हटाने की कोशिश करेगा, और डी बिंदु पर एक्सिस के पास लाने की कोशिश करेगा। लेकिन वही बात है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसके अपोजिट है, अपोजिट इसको काम करना पड़ रहा है, इसलिए सी बिंदु पर इम्पल्स कम होगा, डी बिंदु पर ज़्यादा होगा, और डी बिंदु वाला जो इम्पल्स है वो उसको एक्सियल डायरेक्शन में बने रहने के लिए कंपेल करेगा, बांध देगा। तो इस तरीके से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड खुद ही एक लेंस की तरह काम करता है, और इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंस कहते हैं। तो इस लेंस के कई एप्लीकेशंस हैं, कैथोड रे ट्यूब्स में भी यूज़ होते हैं, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो कि बहुत ही रीसेंट एपरेटस हैं, इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी इस लेंसिंग प्रॉपर्टी का, इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंसेस का या इलेक्ट्रिक फील्ड के इस प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल अंडर द एक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। थैंक्स अ लॉट।